हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो, हमने बहुत सी बार आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा कि अगर हमारे पास एक नोटबुक है, उस नोटबुक को अगर हम सपोज करो ये मेरा जो हैंड है ये नोटबुक है, उस नोटबुक को अगर हम हमारी उंगली फिंगर पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो कोई एक पॉइंट ऐसा होता है हमारी नोटबुक पर कि जिस पॉइंट पर अगर हम हमारी फिंगर रखेंगे, हमारी नोटबुक है, नोटबुक पर एक पॉइंट ऐसा रहता है कि उस पॉइंट पर हम हमारी फिंगर रखते हैं तो नोटबुक हमारी फिंगर पर बैलेंस हो जाती है। जो नोटबुक है वो हमारी फिंगर पर क्या हो जाती है? बैलेंस। इसी टाइप से अगर हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप कार्डबोर्ड है, क्या है हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप कार्डबोर्ड है, सपोज करो ये कार्डबोर्ड है, इस पर अगर हम एक नैरो पॉइंट, एक नैरो टिप वाला कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज करो हमने पेंसिल की टिप ले ली, ठीक है। अब पेंसिल की टिप को इस पर अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें कि सपोज करो ये हमारी, चलो ये मार्कर है, ये मार्कर और ये हमारा क्या है, सपोज करो कार्डबोर्ड। तो पहले मैंने मार्कर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, तो ऐसा मैं 2-3 बार ट्राई करूँगा तो उसके बाद मुझे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर अगर हम ये मार्कर की टिप को रखेंगे, पेंसिल का जो नोक है उसको अगर हम रखेंगे, सपोज करो ये वो पॉइंट है जिस पर हमने जब पेंसिल की टिप को रखा, जिस पर हमने क्या रखा, हमारे पेंसिल को टिप को रखा, तो ये जो कार्डबोर्ड है वो कार्डबोर्ड पेंसिल की टिप पर क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ये जो हमारा कार्डबोर्ड है ये पेंसिल की टिप पर क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर कार्डबोर्ड पेंसिल की टिप पर बैलेंस हुआ, उस पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। हमने क्या कहा कि कार्डबोर्ड था, पेंसिल थी, पेंसिल को हमने 2-3 जगह पर कार्डबोर्ड पर ट्राई किया, एक पॉइंट ऐसा मिला कि जब वहाँ पर हमने पेंसिल को रखा तो वो कार्डबोर्ड पेंसिल पर बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, जिस पॉइंट पर कार्डबोर्ड बैलेंस हुआ उस पॉइंट को हमने क्या कहा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कर सकते हैं मतलब वो किस में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ये जो हमारा कार्डबोर्ड है ये किस में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये जो हमारा कार्डबोर्ड है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, और उसके साथ साथ क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ये जो हमारा कार्डबोर्ड है ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हमने क्या कहा कि जो हमारा कार्डबोर्ड है वो किस में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कार्डबोर्ड किस में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा? तो उसमें 2 कंडीशन, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए देखो, एक तो ये जो कार्डबोर्ड है इस पर इसका वेट अप्लाई होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका वेट मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? ये जो टिप है, टिप का रिएक्शन फोर्स, ये जो टिप है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी की वजह से जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन सभी का जो सम है वो अगर 0 रहा, वेक्टर सम अगर इनका 0 रहा, तो ये जो कार्डबोर्ड है किस में रहेगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब क्या ये कार्डबोर्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है? तो हाँ, ये कार्डबोर्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा। कैसे रहेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में? देखो, हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो कार्डबोर्ड है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। कार्डबोर्ड बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। सपोज करो यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मास हमने कंसिडर कर लिया m1, इस पार्टिकल का मास कंसिडर कर लिया m2। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? m1g। वेट क्या होता है? मास इंटू
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो mg, इस पार्टिकल का वेट कितना हो जाएगा m2g। तो ये पार्टिकल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है m1g, इस पार्टिकल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है m2g। तो अगर ये कार्डबोर्ड किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ही ये कार्डबोर्ड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा एक पॉइंट पर। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये कार्डबोर्ड टिल्ड होकर नीचे गिर जाएगा। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सपोज करो एक साइड का टॉर्क ज़्यादा है, एक साइड का टॉर्क कम है, तो ये कार्डबोर्ड क्या होगा, टिल्ट होकर नीचे गिर जाएगा। तो अगर ये कार्डबोर्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, हमारे पेंसिल की टिप पर अगर वो फिक्स है, तो इसका मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है मतलब जितना भी फोर्स है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स का वेक्टर सम 0 है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है मतलब जितना भी इस पर फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, सपोज करो फर्स्ट पार्टिकल पर m1 फोर्स लगा, सेकंड पार्टिकल पर m1g फोर्स लगा, सेकंड पार्टिकल पर m2g फोर्स लगा। ऐसे अगर n पार्टिकल है तो n पार्टिकल्स पर कितना, nth पार्टिकल पर mng फोर्स लगा। तो इन सभी फोर्सेस की वजह से क्या रहेगा, टॉर्क। m1g फोर्स की वजह से टॉर्क रहेगा, m2g फोर्स की वजह से टॉर्क रहेगा। तो इन सभी फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क है, उन सभी टॉर्क का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0। क्योंकि जब सभी टॉर्क का वेक्टर सम 0 रहेगा तभी हम क्या कहेंगे कि हमारा कार्डबोर्ड किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, कार्डबोर्ड बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है ith पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है, ith पार्टिकल। इस पार्टिकल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पोजीशन वेक्टर कितना है, ri। यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ri। किसका, ith पार्टिकल का। तो ith पार्टिकल का टॉर्क कितना हो जाएगा, टो आई। ith पार्टिकल का टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टो आई। और टो आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, ri क्रॉस mig। टो आई इज इक्वल टू कितना रहेगा, ri क्रॉस mig। टो क्या होता है, क्या होता है टॉर्क, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स। तो फोर्स ith पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, mig। ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कितना है, ri। तो टो आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, ri क्रॉस mig। तो टोटल टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टो जी से। जो टो जी है वो किसके इक्वल रहेगा, समेशन ऑफ टो आई। टो जी है वो किसके इक्वल रहेगा, समेशन ऑफ टो आई। फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क प्लस सेकंड पार्टिकल का टॉर्क प्लस थर्ड पार्टिकल का टॉर्क, कहाँ तक, nth पार्टिकल तक। तो उन सभी के वेक्टर सम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन टो आई से रिप्रेजेंट करेंगे। या यूँ लिख सकते हैं हम कि टो जी किसके इक्वल रहेगा, टो जी किसके इक्वल रहेगा, टो 1 प्लस टो 2 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, टो n तक। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं समेशन टो आई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन टो आई। लेकिन टो आई की वैल्यू है हमारे पास क्या है, टो आई की वैल्यू कितनी है, टो आई की वैल्यू है ri क्रॉस mig। अब हमने क्या कहा कि सभी टॉर्क का वेक्टर सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल। जब सभी टॉर्क का वेक्टर सम 0 के इक्वल रहेगा तभी हम क्या कहेंगे कि हमारा पार्टिकल किस में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, या यूँ कहे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो अब जो जी है, जी तो सभी पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, सेम। इस पार्टिकल पर इस पार्टिकल सभी पार्टिकल के लिए जी तो क्या है, सेम है। तो जी को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो जी को हमने निकाला बाहर। तो समेशन के अंदर क्या बचा, RI MI। समेशन के अंदर क्या बचा, RI MI। तो MI तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो अब क्रॉस लगेगा क्या, अब क्रॉस नहीं लगेगा। तो MI को मैंने पहले लिख दिया और RI को बाद में लिख दिया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में होता है, दो वेक्टर्स के बीच में। तो जो MI है वो तो वेक्टर नहीं है, इसलिए अब क्रॉस भी हट गया। तो समेशन MI RI इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। और ये 0 भी क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। सपोज करो ये क्रॉस हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो चलो इसको रहने दो, हमने सिर्फ अभी जी को क्या करा, जी को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि सभी के लिए जी क्या है, सेम। उसको समेशन से बाहर निकाला। अब ये जो वैल्यू है
ये 0 के इक्वल है। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी? या तो g की वैल्यू 0 के इक्वल हो, या तो समेशन mi/ri की वैल्यू 0 के इक्वल हो। हमने क्या कहा कि ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल कब रहेगी? ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल कब रहेगी? तो इसको आप बोलोगे सर कि क्रॉस r क्रॉस i था तो g कैसे कर दिया? चलो इसको एक तरीके से ये लिख सकते हैं हम कि ये था हमारे पास क्या, समेशन ri mi यहाँ पर है और j को हमने क्या करा, समेशन से बाहर लिख लिया। ये समेशन अब सिर्फ किसके लिए है? ri mi। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन mi ri। इन दोनों को तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है mi तो, और क्रॉस ji इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कहा कि इस पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल कब हो? या तो इसकी वैल्यू 0 हो, या तो g की वैल्यू 0 हो। तो g 0 है क्या? g की वैल्यू तो 0 नहीं रहेगी। g की वैल्यू, ये g क्या है? एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन तो 0 नहीं है, तो g की वैल्यू तो 0 नहीं है, मतलब 0 किसकी वैल्यू है? समेशन mi/ri की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? 0 के इक्वल। समेशन mi/ri की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? 0 के इक्वल। अब हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था कि समेशन mi/ri की वैल्यू 0 कब होती है? समेशन, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए सेंटर ऑफ मास, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी, वो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में कि समेशन mi/ri की 0 के इक्वल कब होता है? ये 0 के इक्वल तब रहेगा जब हम पोजीशन वेक्टर जो है वो कहाँ से लेते हैं? सेंटर ऑफ मास से। पोजीशन वेक्टर कहाँ से ले? सेंटर ऑफ मास से। अगर हमने पोजीशन वेक्टर लिया है तो समेशन mi/ri की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? 0 के इक्वल। लेकिन अभी हमने ये जो ri है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये कहाँ से लिया है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अभी हमने पोजीशन वेक्टर कहाँ से लिया है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। लेकिन इसकी वैल्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब पोजीशन वेक्टर लिया तब भी इसकी वैल्यू 0 आ गई। लेकिन इसकी वैल्यू 0 कब होती है? जब हम पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास से ले। तो ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 कब रहती है? जब सेंटर ऑफ मास से लो पोजीशन वेक्टर। लेकिन लिया कहाँ से है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पर क्या है? वहीं पर सेंटर ऑफ मास है। या यूँ कहे, जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है उसी पॉइंट पर क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है उसी पॉइंट पर क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमने क्या कह दिया? हमने इससे को देखकर ये कहा कि अगर जो g है, g अगर नॉन ज़ीरो है, g अगर कांस्टेंट है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, तो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है वहीं पर क्या रहेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। अब ये कब फॉलो होगा ये रूल? ये रूल तब फॉलो होगा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट हो, जो कार्डबोर्ड हो, या जिस भी बॉडी की हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, वो क्या हो? स्मॉल हो। वो बॉडी कैसी हो? स्मॉल बॉडी हो। क्योंकि अगर बहुत बड़ी बॉडी रहेगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है तो उसके लिए g की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगी? वेरी करेगी। g है, g की वैल्यू एक पॉइंट पर अलग रहेगी, दूसरे पॉइंट पर अलग रहेगी। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारी बॉडी है, वो बहुत बड़ी हो। लेकिन अभी तो हमने बॉडीज़ कैसी ली है? बहुत छोटी बॉडी ली है। ये जो है, ये कंपैरिजन में ये बहुत छोटी बॉडी है। तो ये जो बॉडी है इसके लिए तो जो g है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो g कांस्टेंट जब रहेगा तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, दोनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे। लेकिन अगर बॉडी बहुत बड़ी है तो g चेंज हो जाएगा, और अगर g चेंज हुआ तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर नहीं रहेंगे। तो उस टॉपिक में हमने, इसके पहले वाले टॉपिक्स में और सेंटर ऑफ मास में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर होमोजीनियस बॉडी है तो उसके सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि छोटी बॉडीज़ के लिए जो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास रहेगा वहीं पर क्या रहेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हमारे पास कोई छोटी बॉडी है तो उसके लिए अगर हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास
वहीं पर क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। अब इसके बाद एक और तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का कि अगर हमारे पास एक इरेगुलर शेप बॉडी है, ठीक है, और वो कैसी है, होमोजीनियस है, सभी जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम है। अब अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट पर, ये हमारे सपोज करो सीलिंग है, यहाँ पर इस कार्डबोर्ड, अगर ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पर मैंने लिया एक पॉइंट ए, कार्डबोर्ड पर क्या लिया, एक पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए को मैंने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया, सस्पेंडेड कर दिया हमने, इसको यहाँ पर बांध दिया, ठीक है, बांध दिया। तो इस तरीके से हमारा कार्डबोर्ड यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस ए एस के से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन पर ही हमारा क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, इस लाइन पर। इसको सपोज करो, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया A1, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, इस लाइन A1 पर रहेगा। अब अगर हम कोई दूसरा पॉइंट B ले, सपोज करो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया B, अब अगर हम इस पॉइंट B से इस कार्डबोर्ड को सस्पेंड कर दे, इसको बांध दे देते हैं, सपोज करो ये कार्डबोर्ड है, ये हमारा पॉइंट A से, ये पॉइंट B है। तो अब अगर पॉइंट B से कार्डबोर्ड को बांध दे, तो ये तो पॉइंट A यहाँ पर था हमारा, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, और ये हमारा A1 था, ठीक है। हमने क्या कहा कि पहले हमने पॉइंट A से बांध दिया उसको, तो ये जो लाइन है, जिस लाइन से हमने उसको बांधा है, उसी लाइन के पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर वहाँ से निकाला और हमने कोई दूसरा पॉइंट लिया B, उस पॉइंट B से हमने इस कार्डबोर्ड को बांध दिया। अब फिर से इस लाइन से जाने वाली एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे B1। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक तीसरा पॉइंट लेंगे C। अब तीसरे पॉइंट C से हम उसको बांध दे देते हैं, ठीक है, इस तीसरे पॉइंट C से उसको हम बांध दे देते हैं सीलिंग से, ठीक है। सीलिंग ये रही हमारी सीलिंग, सीलिंग से हमने क्या करा, उसको बांध दिया। तो ये था हमारा पॉइंट A, ये था पॉइंट B, और अब कहाँ से बांधा है हमने, पॉइंट C से। तो फिर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, तो एक पॉइंट A से तो पहले से एक लाइन थी, पॉइंट B से एक पहले से लाइन थी, और एक पॉइंट C से भी अब लाइन हो गई। तो हमने कहा कि इस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन A1 पर रहेगा। जब पॉइंट B पर बांधा, तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, लाइन B1 पर रहेगा। और जब C से बांध दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, लाइन C1 पर रहेगा। तो हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी A1 पर भी रहेगा, B1 पर भी रहेगा, C1 पर भी रहेगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, जहाँ पर ये तीनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मतलब इस वाले पॉइंट पर क्या रहेगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, जहाँ पर ये तीनों लाइंस एक दूसरे से को इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पर ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, उसी लाइन पर हमारा क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इस मेथड के थ्रू हम सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर रहेगा। इस मेथड को फॉलो करके हम सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है तो वहीं पर हमारा क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि वो पॉइंट जिस पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई हमारा रिजिड बॉडी है, वो किस में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, उस पॉइंट को हमने क्या कहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर बॉडी छोटी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे। अगर बॉडी बहुत बड़ी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों अलग अलग पॉइंट पर रहेंगे। और ये हमने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की एक मेथड भी सीख ली। तो अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।